मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया। जी हां, महाराष्ट्र में एक फेज में तो झारखंड में 2 चरण में मतदान होंगे। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। वहीं झारखंड में पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर तो दूसरे चरण की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। जी हां, महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड चुनाव के नतीजे भी 23 नवंबर को आएंगे। इसे लेकर राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई है। जी हां, कांग्रेस ने आज बुधवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुला ली तो बीजेपी के नेता भी आज शाम को जुटने वाले हैं। जी हां, चुनाव आयोग की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ ही कुछ वायनाड समेत कई सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान हुआ। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा, जबकि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले 5 जनवरी को समाप्त होने वाला है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने कल मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के साथ यूपी उपचुनाव का भी ऐलान किया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को विधानसभा की खाली सभी 10 सीटों में से 9 सीटों पर ही वोटिंग होगी। मिल्कीपुर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव का अभी ऐलान नहीं किया गया। जी हां, बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा ने मिल्कीपुर सीट पर 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। तब इस सीट से सपा के अवधेश प्रसाद को जीत मिली थी। जी हां, बाद में अवधेश प्रसाद फैजाबाद सीट से बीजेपी कैंडिडेट लल्लू सिंह को हराकर सांसद चुन लिए गए। जी हां, इस वजह से मिल्कीपुर सीट भी खाली हो गई। पर मामला कोर्ट में होने की वजह से फिलहाल यहां उपचुनाव के शेड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। जी हां, यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। इसी दिन झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का भी ऐलान होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा उपचुनाव में तारीखों का ऐलान हो गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कल यानी मंगलवार को महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ साथ बिहार की इमामगंज, रामगढ़, बेलगंज, तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखें घोषित कर दी है। जी हां, मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार बिहार की चारों विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। उपचुनाव में बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और भाकपा मामले के अलावा प्रशांत किशोर ताल ठोकने की तैयारी में है। जी हां, वहीं हाल ही में अपनी नई पार्टी बना चुके प्रशांत किशोर भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। जी हां, पीके ने अपनी बैठक में कहा था कि चारों सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। पीके की जन सुराज इन 4 विधानसभा सीटों में से 2 पर मुस्लिम चेहरों को मौका दे सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई। जी हां, बता दें कि कई मौकों पर प्रशांत किशोर 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर चुके हैं। ऐसे में इस बार भी अगर वो 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दे तो हैरानी वाली बात नहीं होगी। वहीं अगर पीके ने अपने उम्मीदवार उतारे तो इस उपचुनाव में जनता को एक और पार्टी को वोट करने का मौका मिल सकता है। आपको बता दें कि कई विपक्षी सांसदों ने कल मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर जेपीसी समिति की बैठक में आचार संहिता के घोर उल्लंघन का आरोप लगाया है। जी हां, पत्र में सांसदों ने ओम बिरला से आग्रह किया कि वो तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप करे और समिति के अध्यक्ष जंदन बिकापाल को द्विदलीय होने के साथ साथ संसदीय मानदंडों को बनाए रखने के उनके कर्तव्य की याद दिलाएंगे। जी हां, विपक्षी सांसदों की बात करें तो कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन, इमरान मसूद, डीएमके सांसद ए राजा, एमएम अब्दुल्ला, एआईएम सांसद असुद्दीन अवैसी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पत्र में कहा कि समिति की कार्रवाई अध्यक्ष जगदन बिकापाल द्वारा पक्षपात पूर्ण तरीके से संचालित की गई। सांसदों ने पत्र में कहा कि अध्यक्ष द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए अनवर मणिपड्डी को दिया गया,
निमंत्रण समिति के दायरे और अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपको बता दें कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल में एक युवक की मौत और उसके बाद हुई हिंसा पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन की नीति पक्षपाती नहीं बल्कि पूरी तरह से कानूनवादी होनी चाहिए। उन्होंने बहराइच में कानून व्यवस्था की स्थिति के नियंत्रण से बाहर जाने पर चिंता जताई और उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। यदि ये जिम्मेदारी निभाई गई होती तो ऐसी घटना कभी नहीं होती। जी हां, मायावती ने आगे लिखा कि साथ ही त्योहार कोई भी व किसी भी मजहब का हो, शांति व्यवस्था सरकार की पहली जिम्मेदारी है। ऐसे अवसर पर विशेष प्रबंध जरूरी है। यदि ऐसी जिम्मेदारी निभाई गई होती तो बहराइच की घटना कभी भी घटित नहीं होती। सरकार हर हाल में अमन चैन व लोगों की जान माल व मजहब की सुरक्षा सुनिश्चित करे। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी की तैयारी करे उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। राजस्थान में अगले साल ग्रुप डी और ड्राइवरों के लिए 60 से 65 हजार तक बम्पर भर्तियां निकाली जाएगी। जी हां, इस भर्ती के लिए राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड ने परीक्षा कैलेंडर में 4 दिन आरक्षित किए। जी हां, इन आरक्षित दिनों में ये भर्ती परीक्षा कुल 8 शिफ्टों में ली जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए बिल्कुल तैयार रहें। जी हां, RSMSB बोर्ड के अध्यक्ष का कहना है कि राजस्थान भर्ती परीक्षा कैलेंडर में सीरियल नंबर 62 और 64 पर हमने जो तारीखें रिजर्व किए वो राज्य सरकार द्वारा घोषित की गई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और ड्राइवर्स के लिए हैं। जी हां, ये भर्ती करीब 60 से 65 हजार पदों के लिए, जिसकी जानकारी सभी समय पर जारी की जाएगी। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा से चंद मिनट पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने निचले स्तर के सरकारी कर्मचारियों के लिए दिवाली बोनस की घोषणा की है। उन्होंने BMC कर्मचारियों को भी 29,000 रुपये बोनस देने की घोषणा की। जी हां, ये पिछले साल से 3,000 रुपये ज्यादा हैं। किंडरगार्टन शिक्षकों और आशा वर्कर्स को भी बोनस मिलेगा। जी हां, सोशल हेल्थ वॉलंटियर्स को दिवाली बोनस के रूप में 12,000 रुपये और किंडरगार्टन टीचर हेल्पर को 5,000 रुपये मिलेंगे। जी हां, बता दें कि कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद रामदास आठेवाला की अध्यक्षता वाले नगर मजदूर संघ ने BMC के कर्मचारियों के लिए 4,000 रुपये की दिवाली बोनस की मांग की थी। आपको बता दें कि दिवाली की त्योहार नजदीक आते ही यहां पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। इसके बावजूद छुपकर इनकी बिक्री की कोशिशें भी शुरू हो गई। जी हां, ऐसे लोगों को लेकर पहले से अलर्ट पुलिस ने यहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से कुल 104 किलोग्राम पटाखे जब्त किए हैं। जी हां, गौरतलब है कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक दिल्ली में पटाखों के बनाने, स्टोरेज, बिक्री और फोड़ने पर 14 अक्टूबर से 1 जनवरी तक के लिए बैन लगा दिया गया। जी हां, बता दें कि दिवाली के मौके पर एयर क्वालिटी खराब न हो, इसे ध्यान में रखते हुए ये आदेश जारी किया गया। जी हां, बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते में दिवाली के जश्न और भारत के उत्तरी राज्यों में पराली जलाने की वजह से दिल्ली NCR का AQI गंभीर होने की आशंका है। आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने देश के करीब 48 लाख अकाउंट को बैन कर दिया है। व्हाट्सएप की मूल कंपनी मेटा ने ये कार्रवाई महज 1 महीने में ही कर दी। जी हां, कंपनी का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल स्कैम के लिए किया जा रहा था, लिहाजा कंपनी ने इस संदिग्ध अकाउंट को बैन कर दिया। व्हाट्सएप को कई यूजर्स ने इस तरह के स्कैम की जानकारी दी थी और उसके प्लेटफॉर्म पर इसकी शिकायत की थी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक बीजेपी नेता पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगा है। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करके सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने के आरोप में एक भाजपा सदस्य पर मामला दर्ज किया गया है। जी हां, पुलिस के मुताबिक मनीष तिवारी सोनभद्र जिले की बीजेपी डाला इकाई से जुड़े हैं। उन्होंने कथित तौर पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। पुलिस ने बताया कि मामला सामने आने के बाद डाला पुलिस चौकी प्रभारी शिव कुमार सिंह ने चौपन थाने में तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी कर दी। इसके जरिए 9.40 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई। लेकिन अगर किसी कारण से आपके खाते में पैसे नहीं आए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जी हां, अगर आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होगी या ई-केवाईसी नहीं कराई है तो पीएम किसान योजना के पैसे अटक सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट अगर आधार से लिंक नहीं है तो आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।